बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करती हूँ आप सभी सुधी दर्शकों का। मैं पूजा शाह आपके अपने बेहद ही चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। आप है डॉक्टर रणवीर सिंह राजपूत। आइए हम और आप मिलकर करते हैं आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल है आपका डॉक्टर रणवीर जी। आपके बारे में मैंने एक परिचय दिया और इस परिचय में मैंने कहा कि आप शैल चित्रों का अभिलेखीकरण करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बात है ना शैल चित्र, तो बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक गण हैं जो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आखिर शैल चित्र जो है वो क्या है। शैल चित्र के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को दे दें। जी नमस्कार जी सभी दर्शकों को। शैल चित्र जो है एक हमारे मानव सभ्यता का सबसे प्रारंभिक कला का जो साक्ष्य है वो हम लोगों को शैल चित्रों मिलता है। एक्चुअली इसको हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं रॉक आर्ट होता है जी और ये मुख्यतः जो होता है जंगलों में जहाँ गुफाएं हैं वहाँ पे पाया जाता है। और हमारे देश इतना रिच है इसके लिए थ्रू आउट द इंडिया में इसका हम लोग साक्ष्य मिले हैं। इसका एक अनुभव ये है, जब मैं अपना एजुकेशन पूरा करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक संस्थान है जहाँ से मैंने अपना डिप्लोमा किया, उसके बाद मुझे मौका मिला दिल्ली में एक संस्था है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, वहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा था। थ्रू आउट द इंडिया में जहाँ पे भी ये साक्ष्य मिल रहा है उनका डॉक्यूमेंटेशन का काम करना था। और मैं बहुत खुदकिस्मत था कि मुझे जो मौका दिया, लगभग मैं 12 स्टेट के जो टीम था उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था। और जो टीम होता है उस टीम में किसी एक डिसिप्लिन के एक सब्जेक्ट का जानकार नहीं होंगे, लगभग हम लोग 7-8 लोग होते। तो और वो उस राज्य के और उस देश के जो जाने माने प्रोफेसर हैं, उसमें एक मेरा इतिहासकार होगा, एक साइंटिस्ट होगा, साइंस से पढ़ा होगा, केमिस्ट होगा, जियोलॉजिस्ट, ये सब लोग हम लोग पूरा टीम बना के हम लोग दिल्ली से जाएंगे और फिर वो डॉक्यूमेंटेशन करते थे। तो एक्चुअली इसका इम्पोर्टेंट क्यों था और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी कि हमको इतने बड़े स्केल पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत पड़ी या अभिलेखीकरण करने की ज़रूरत पड़ी, उसका है कि जो भी हमारा साक्ष्य है हमारे आरंभिक मानव के कला के साथ, वो आज जंगलों में ही है, सुरक्षित है वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट बढ़ रहा है, हमारा नेचर का भी एक फॉर्म चेंज हो रहा है, वो तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए सरकार का एक है कि इसको कम से कम डॉक्यूमेंट तो किया जाए। उसके लिए हमारे तक हमको जिम्मेदारी दी गई और हम थ्रू आउट इंडिया में जो डॉक्यूमेंटेशन किया। अब शैल चित्र है क्या एक्चुअली? शैल चित्र है कि जो मानव था, आरंभिक मानव, वो जंगलों में ही रह रहा था, वो भी हमारे बाकी जानवरों की तरह उसका निवास स्थान जंगल में ही था। जो उसका उद्भव की कहानी से लेके जब आपका कहते हैं कि उत्तर प्रपाषण काल में उसका एक आर्ट का एक ज्ञान हुआ, तो जंगलों में कब उसको ध्यान आएगी कि मैं अपनी चीज़ों को पत्थर पे उकेरना है, किस चीज़ से उकेरना, उसको वो भी जानकारी नहीं थी। उस समय क्या ज्ञान, अचानक से उसको क्या लगा कि मुझे ये चीज़ें वहाँ पे दिखाना है। हम लोग मानते हैं कि वो जो उसका दिखाया हुआ वो अपनी दिनचर्या में उसने देखा, या वो देख रहा था, या वो करने वाला था, वो चीज़ें उसने उस पूरे रॉक सरफेस से जो पत्थर है उसमें अपना ड्रॉ करना चालू कर दिया। हम लोग उसको बोल सकते हैं कि उस काल के हो सकता है उसका एक जो आज हमारी भाषा है, हम लोग अपना मैसेज कैसे हैं अपना एक दूसरे को भाषा के माध्यम बोलचाल से, उसको वो जानकारी नहीं थी, वो शायद वो अपनी चीज़ों को उसमें उकेर करके अपना एक संदेश छोड़ रहा था या कुछ किसी को बताना चाह रहा था। तो ये हम लोगों को पूरे इंडिया में मिलता है और लगभग इनको मानेंगे 10,000 BC ऑनवर्ड हम लोगों को साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें हमारा एक भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, जो विश्व धरोहर में एक ही है जो प्राकृतिक स्थल है जो विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। वहाँ पे मैंने काम किया। प्रारंभ में मैंने स्नातकोत्तर के बाद वहाँ पे ज्वाइन किया था, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था वहाँ पे क्या देखा, तो लगभग 700 शैलाश्रय हैं, रॉक शेल्टर हैं वहाँ पे, और लगभग 500 में वो शैल चित्र हैं, आज भी हैं। उसमें जो जंगलों में प्रिजर्व आज भी जानवर है वहाँ तो प्रिजर्व है, ऐसा लगता है कि अभी जस्ट पेंट करके गया हुआ है। लेकिन जहाँ हम लोगों ने दर्शकों के लिए छोड़ दिया है तो वेंडलिज्म हुआ, वो डैमेज होता जा रहा है, कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, तो उसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था। और ये हम लोगों ने जो किया था लगभग 12 स्टेट का, तो आज की डेट में 20 से 22 हज़ार फोटोग्राफ्स, 200 घंटे का वीडियोग्राफी IGNC में संस्थान में, जिसको रुचि है वो जाके देख सकता है, रिसर्च कर सकता है। तो वो हमको बताते हैं कि उस 10,000 साल पहले की कहानी में कि वो जो मानव वहाँ रह रहा था उसके सामने क्या क्या दुविधाएं थी, क्या क्या समस्याएं थी, वो कैसे सरवाइव कर रहा था, कौन सा पेड़ देख रहा था, वो सब उसमें ड्रॉ किया हुआ है। एक एग्जांपल दूंगा, भीमबेटका ही मैं देना चाहूँगा। वहाँ पे वो मैसूलित मध्य प्रपाषाण के एक साक्ष्य है
जिसमें मानेंगे तो 7,000 साल 8,000 साल पुराना है। उसमें एक पेशेंट है, खटिया बना हुआ है, उस पर लेटा हुआ है, एक बंदा उसको पर्सन जो है उसको उपचार कर रहा है। तो लगभग 7,000 साल पहले एक उपचार की हम लोगों को जो संदेश दिया, उसको एक मैसेज दिया, वो साक्ष्य हमको वहाँ से मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि छिपी हैं, जो हमको इतिहास में तो मिलेगा, तो रिटर्न में मिल जाएगा, लेकिन उस मानव के बारे में जो भी जानकारी चाहिए हमको इससे मिलता है। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है जिस पे हमको काम करना चाहिए और भी काम होना चाहिए जी। तो ये एक शैल चित्र का उपयोगिता है और सरकार को भी इसको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो वेंडलिज्म से ख़त्म हो रहा है। मेरी आंखों के सामने देखा है कि हम लोग कर्नाटक में गए थे, एक कॉन्ट्रैक्टर थे, तो अपना पत्थर तोड़ने के लिए जिस पे वो इंग्रेव था, रॉक शेल्टर जो चित्रित था, उसको तोड़ दिया गया, ख़त्म हो गया। लेकिन जो रिकॉर्ड है आज हमारे पास अवेलेबल है कि हाँ इससे पहले ये था। ये शैल चित्र का इसके दो भाग होते हैं, एक होता है पेंटिंग होता है और दूसरा होता है इंग्रेव्ड। ये दो एक उसके अलग अलग फॉर्म में हमको मिलता है। जी जी, और बहुत अच्छी पहल मैं कहूँगी सरकार द्वारा कि जी, जी। आपको ये सारी चीज़ें संरक्षित करने का मौका मिला बिल्कुल, और बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन का भी मौका मिला है। अगर मैं बात करूँ आपसे म्यूज़ियम की, चूँकि आप बिहार म्यूज़ियम में अभी अपर निदेशक के पद पर हैं, तो अगर म्यूज़ियम की बात की जाए तो पुरानी जो चीज़ें होती हैं, जो पौराणिक चीज़ें होती हैं, इनके संरक्षण का एक विशेष घर हम कह सकते हैं जी, कि वो जी। म्यूज़ियम होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आने वाली पीढ़ी को ये क्या कुछ संदेश देता है और क्या कुछ ज्ञान भी ये उसको पास ऑन कर देता है, एक म्यूज़ियम उसकी क्या एक इम्पोर्टेंस हो जाती है, उसके बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करें। इसको ऐसे कहेंगे कि जो प्राकृतिक प्रावशेष होते हैं वो हमेशा जो हमारे पूर्वज हैं क्या छोड़ गए हैं, वो कहानी एक होता था, पुरातत्व स्थल से खनन किया, उसका एक रिपोर्ट बनाया, छाप दिया, लिख गए पब्लिक, वो एक सीमित दायरे में रहता था। लेकिन उसी प्रावशेष को अगर हम लोग संग्रहालय में लेके आएंगे और जितना जनमानस या जो भी दर्शक जोड़ेंगे तो उसका प्रचार प्रसार उतना होगा, उन लोग बता पाएंगे कि उस समय हमारे जो पूर्वजों के पास उनकी कहानी क्या थी, उसके बारे में। जैसे अब उदाहरण के तौर पे एक हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का एक उत्खनन हुआ, लगभग जानकारी थ्रू आउट दिन मिलता है। उसके प्रावशेष को अगर मैं बिहार संग्रहालय लेके आया तो बिहार संग्रहालय उसके जो दर्शक आएंगे उसको देख पाएंगे कि हाँ हमारे 2000 साल पहले भी हमारे पूर्वजों पे इतनी विकसित सभ्यता थी। अगर मैं संग्रहालय में नहीं लाऊंगा तो किताबों तक तो जानकारी पहुंच जाएगी, लेकिन संग्रहालय से एक आम दर्शक भी जुड़ेगा, उसको जानकारी मिलेगी कि उस समय इस तरह की सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी जो हमसे भी ज़्यादा विकसित थी। तो ये संग्रहालय का रोल होता है। जी जी, और संग्रहालय का रोल इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहूँगी कि जब आप उनको अपने संग्रहालय में संग्रहित करते हैं और जो खासकर जो स्कूली बच्चे हैं या कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो वहाँ आते हैं और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसे जानने की उनकी जो रुचि होती है वो और अधिक बढ़ जाती है और जानकारियाँ भी ज़्यादा प्राप्त करते हैं। अगर मैं बिहार म्यूज़ियम की बात करूँ तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा म्यूज़ियम है और पूरे देश का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है ये। अगर आर्किटेक्चर व्यू से मैं बात करूँ या फिर इसकी जो डिज़ाइनिंग व्यू है उससे मैं बात करूँ तो ये बेहद ही अलग है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा जो छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन बिहार म्यूज़ियम ने ऐसा क्या कुछ अनोखा कर रखा है कि छात्रों को एक वृहद ज्ञान, एक बहुत ही डीप जो नॉलेज है वो प्राप्त हो जाता है बिहार म्यूज़ियम आने के बाद। ज़रूर। एक्चुअली छात्र तो जैसे संग्रहालय, तो हम लोग अगर छात्र कहेंगे तो वो इतिहास तक सीमित नहीं है हमारा बिहार संग्रहालय। जो आर्किटेक्चर का आप डिस्कस कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस है, जिस तरह से बनाया गया है उसको, अगर आप कभी उस रोड से गुजरेंगे तो एक सेकंड के लिए जो गाड़ी में भी बैठ के जा रहा होगा तो उसको नज़र पड़ेगा, तो एक सेकंड के लिए सोचेगा, वो सरकारी बिल्डिंग नहीं लगेगा। उसी हिसाब से उसके जो क्लैडिंग है वहाँ पे सामने कॉटन स्टील को वहाँ पे लगाया गया, एक एंटिक लुक दिया गया उसको। तो लोग सोचेंगे सरकारी नहीं, ज़रूर कुछ ऐसा है जहाँ पे, तो उसके हिसाब से उसको कुछ चीज़ पुरानी चीज़ें यहाँ पे रही होंगी, उससे उसको ध्यान दिया गया है और लुक को ध्यान, वो डे बाई डे उसका कलर चेंज को लोग उसको देखेंगे। दूसरा है कि पूरी जो बिल्डिंग पे इस बात का ज़रूर ध्यान दिया गया कि अचानक से हो सकता है लाइट चली जाए, तो जो नेचुरल लाइट है वो दर्शकों को सहायता करेगी, उनको दिक्कत नहीं हो। उस नेचुरल लाइट को उसी तरह से हर मोस्टली सभी दीर्घाओं में उसका एक वो बनाया गया उस तरह से। तीसरा है कि हम लोग इतिहास और संग्रहालय को बाद में डिस्कस करें, उसके पूरी छत पे या पूरे गार्डन में देखेंगे तो जो हमारा प्रकृति है, हरियाली है, उसका पूरा ध्यान रखा गया है, उसको कंक्रीट नहीं बनाया गया है।
पूरी छत पे आपको ग्रास मिलेगा। वहाँ पे जो प्लांटेशन है वो भी प्रॉपर प्लानिंग तरीके से किया, कौन सा प्लांट कहाँ लगेगा। छत पे ऐसा प्लांट नहीं लगेंगे जिससे कि वो डैमेज कर दे। प्लांट है लेकिन उस तरह का कि उसको छत को डैमेज ना करे, हरियाली बनी रहे, सुंदरता बनी रहे, वो सबको ध्यान कर। पूरी पार्किंग में जाएंगे तो वहाँ अलग से एक प्लान है कि ये वाला प्लांट यहाँ पे ही लगाना है। तो प्लांटेशन है, आर्किटेक्चर है, साथ साथ में और बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो फर्नीचर भी है या अंदर जो डेकोरेशन का जो भी उसको प्लान के और पूरा हर चीज़ वहाँ से रेडीमेड नहीं लगाया गया। उस म्यूज़ियम में कौन सा फर्नीचर सिंक्रोनाइज होगा, वहाँ को अच्छा लगेगा, वो फर्नीचर उसको उसके अकॉर्डिंग, संग्रहालय के अकॉर्डिंगली उसको बनवाया गया है। तो आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें वहाँ पे बनाई गई संग्रहालय दर्शकों को और भी चीज़ों को जानकारी देने के लिए। देन हम लोग आगे चलेंगे संग्रहालय के क्षेत्र में। तो संग्रहालय जो कहेंगे एक होता ना कि शोध संस्थान है देखने, लेकिन पूरा एक संग्रहालय संस्थान है। संग्रहालय बनते कैसे हैं, इस संग्रहालय ने कहेंगे कि एक तरह से क्रांति लाई है, एक चेंज लाया। संग्रहालय के जो बनने के क्षेत्र में कहिए, शोध के क्षेत्र में जो एक मानसिकता थी उसको पूरा एक चेंज किया। इसको पहले एक था सीमित था, संग्रहालय से प्राप्त संग्रहित किए, उनको संरक्षित करना, संग्रहालय में लगा दिया, एक छोटा सा वहाँ पर कहीं लिख दिया कि ये मूर्ति इनका है। नहीं, हम लोग इससे पीछे गए, उसकी विषय वस्तु तैयार की जा रही है। अगर मैं एक मूर्ति रखता हूँ तो उसके चारों तरफ उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है जी। तो उसके अलग अलग सेगमेंट हैं, जिसके पूरा संग्रहालय के अलग अलग सेगमेंट में आप कहेंगे तो उसको विचार किया जाएगा उसमें जी। भी। पुरातत्व जो अवशेष होते हैं इनका अध्ययन पर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है जी। और बहुत महत्ता होती है इनकी अध्ययन पर। तो क्या कुछ खासियत है इस गैलरी की, अगर मैं पुरातत्व अवशेषों की भी बात करूं या फिर उन बच्चों की भी बात करूं जो छोटे बच्चे केवल घूमने के एक मंशा से आते हैं म्यूज़ियम, मगर वहां आकर बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके की बहुत अलग अलग सेक्शंस होती हैं, अलग अलग दीर्घाओं में बटी होती हैं। तो क्या कुछ जानकारियाँ देंगे आप? पहले मैं बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा कि बच्चों के लिए जो हम लोगों ने अलग से एक बाल दीर्घा बनाया है, तो स्पेशली उन्हीं को डेडिकेटेड है। वो जाके कुछ भी करें, खेलें, चढ़ें उसके ऊपर। तो वो बच्चों का एक जो होता है ना खेल खेल में शिक्षा देना, वो पूरे उस तरह से उसको गैलरी को उसी तरह से तैयार किया गया, वो खेलें भी और शिक्षा भी ग्रहण करें। तो यहाँ आपने जो पुरातत्व वाली बात की है, तो वहाँ पे बच्चों के सेक्शन में हम लोगों ने एक पूरा सेक्शन रखा है कि उत्खनन करता कैसे है जी। क्या करता है, जाके कैसे खुदाई करता है, कैसे प्रोसेसों को निकालता है, उनको फ्री छोड़ा गया। वहाँ जाके देखेंगे कि उत्खनन करता के जाएगा उत्खनन करने तो रहेगा कहाँ पे, किस तरह के कपड़े पहनेगा, वो भी वहाँ पे रखे हैं। रहेगा तो चाय पीने का सामान चाहिए तो चाय पीने का हम लोगों ने वहाँ पे रखा हुआ है कि अच्छा चाय बनाने के लिए सामान चाहिए। साथ में उत्खनन करेगा तो प्रोसेसों को निकालता कैसे, हम लोग स्मॉल एक वहाँ पे रिक्रिएशन किया है, बनाया है। वहाँ पे नीचे प्रोसेसों की जो प्रतिकृति बनाई गई है उसके ऊपर रबड़ को मिट्टी का कलर दिया और उसके ऊपर डाल दिया है, तो बच्चे उसको ब्रश करें कि प्रोसेस कैसे सामने आते हैं। तो बच्चों को उस तरह के उनको जोड़ने की वहाँ पे कोशिश की गई है। उसी में आगे बच्चों के लिए जाना है, जैसे हम लोग मौर्य जो वंश था, मौर्य सम्राट थे, वो कौन थे, क्या थे, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कैसे राजा बनाया, वो पूरा एक बनाया गया बच्चों के लिए सेक्शन। और वहाँ पे वो एक सिंहासन बनाया जी। और साथ में 2 खेल दे दिए कि चाणक्य के कुछ सवाल हैं, आप उनके जवाब दीजिए। तो वो जवाब देने खेलने जा रहा है लेकिन वो पढ़ रहा है कि इतिहास को, उस खेल में इतिहास पढ़ रहा है। जी। वो जवाब दे रहा है और उसको ऑप्शन दिए कि जब आप पूरा सॉल्व कर देंगे आपकी पजल, जाके आप सिंहासन पे जाइए, अपना सेल्फी लीजिए। ओह वाह। तो बच्चों को जो इतिहास खेल खेल की कहानी में इतिहास पढ़ाने का जो एक रोल निभाया बाल दीर्घा में जो दिया है, बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। अब आते हैं कि शोध का इम्पोर्टेंट क्यों है। किसी भी इतिहास का ही नहीं, आपका किसी भी क्षेत्र में जब तक शोध नहीं होगा हम आगे के कैसे सोचेंगे। यहाँ होता है हम पीछे जाते हैं जी। जो भी प्रोसेस मिलेगा उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद हम पीछे के जो पूर्वज क्या हमें छोड़ गए, वो कैसे थे, उनका आर्थिक स्थिति क्या था, उनका सोसाइटी क्या था, रिलीजन से संबंध क्या था, ये सब हम लोग जब पुरातत्व जो अवशेष मिलते हैं उनके आधार पर ही सारी हम लोग स्टोरी, हम जो कहानी इतिहास बनाते हैं या जो इंस्क्रिप्शन हम लोग मिलते हैं उनको रीड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब तक हम प्रोसेसों का शोध नहीं करेंगे तो बच्चों तक, आगे की जनरेशन तक को क्या समझाएंगे कि हमारे पूर्वज हमको क्या छोड़ के गए। तो अब प्रोसेसों का अध्ययन करना उतना ही महत्वपूर्ण है। जी।
आपने कहा कि अलग-अलग गैलरीज़ बनी हैं और हर एक गैलरी की अपनी एक महत्ता है। जी। डिज़ाइंस की हमने बात की, आर्किटेक्चर की हमने बात की, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो बाहर से देश-विदेश से आकर यहाँ पर स्टडीज़ कर रहे हैं इस म्यूज़ियम पर। केवल ये एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम ही नहीं है पूरे देश का, बल्कि एक बेहद ही अनोखा म्यूज़ियम है। जी। कहीं न कहीं इस म्यूज़ियम ने आपको भी आकर्षित किया। आप दिल्ली में रह रहे थे, आपकी एक अलग ज़िंदगी थी। फिर आपको यहाँ से बुलावा जब आया तो आपको ऐसी कौन-सी बात थी इस म्यूज़ियम की, ऐसी कौन-सी ख़ास बात थी, जिस बात ने आपको आकर्षित किया और लोगों को भी वो आकर्षण का एक केंद्र बने हुए हैं? ज़रूर, ये वाक़या ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली में जो आप पहले हम लोग विमर्श किए थे कि मैं सेल चित्रकला रॉक आर्ट पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, और वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट था कि मैं उसमें थ्रू आउट द इंडिया में ऐसे लोगों के साथ मिलता था जो मैं कभी किताब में ही पढ़ता था, जो देश और दुनिया में जाने माने प्रोफेसर हैं जो इस क्षेत्र में काम करते थे। उनके साथ काम करने का मौका मिला। प्रोफेसर राजन हैं, पद्मश्री RS बिस साहब हैं, एक अमेरिकन आर्कोलॉजिस्ट हैं जो 20 साल से हड़प्पा पे काम कर रहे हैं, मार्क कैनवार साहब हैं। ऐसे देश के चुने मुने उनके साथ काम करने का वो मेरे को एक कह सकते हैं पैसन हो गया था कि इनके साथ मिलना तो क्या सीखेंगे, उस दुनिया में जी रहा था। तो यहाँ जब मेरे को आवेदन कराया गया तो इसमें मेरे 2 लोगों का महत्वपूर्ण रोल रहा। एक डॉक्टर विश्वास साहब हैं जो डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं हमें नेशनल संग्रहालय के। वो हम लोगों के साथ एक प्रोजेक्ट रॉक आर्ट पे ही काम किए थे, तो वो उसमें हम लोगों के साथ काफ़ी ऐसे मेल मिलाप था। तो उन्होंने बोला कि आवेदन करो। मेरी पत्नी जी ने फोर्स किया जाके आवेदन डाल दीजिए। तो हम आए, आवेदन डाल दिया, चयन भी हो गया। जब चयन हो गया तो हमको कम से कम 15 दिन लगा सोचने में कि मुझे ज्वाइन करना भी है कि नहीं। जी। सोचता रहा, दिल्ली छोड़ के मुझे पटना जाना, और अच्छा खासा मैं वहाँ पे था, काम कर रहा था और जो चाहिए था मुझे मिल रहा था। तो मुझे जब मिला, मेरी वाइफ ने बोला एटलीस्ट जाके ज्वाइन करो, नहीं लेके तो वापस आ जाना, कोई नहीं। जब आके मैं यहाँ ज्वाइन किया, उस स्टेज में ज्वाइन किया जब ये बन रहा था, कंस्ट्रक्शन ही चल रहा था, इसकी दीवारें जो काम चल रहा था, प्रोसेसों का एप्लीकेशन का पटना से हमको ले जाना था, वो काम चल रहा था। तो पहला तो जब पटना संग्रहालय के जो प्रोसेसों का जो मुझे अभिलेखन कार के काम दिया गया देखा, वो मुझे बस सोचता रह गया कि मैंने ज़िंदगी में ऐसे प्रोसेस कभी पढ़े थे। जो हमारा संग्रह है यहाँ का प्रोसेसों का, वो दुनिया का बेस्ट कलेक्शन है। जी। यहाँ पे आपको इंग्लैंड का प्रीहिस्ट्री मिलेगा, वहाँ के प्रोसेस मिलेंगे, हड़प्पा का जो रिच कलेक्शन यहाँ मिलेगा, कॉइन्स का 30,000 लगभग कॉइन्स वहाँ पे आपके सिक्के जो है, प्राचीन सिक्के। वो जो संग्रह देख के मुझे लगा कि इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। मेरा जो मेरा लाइफ है, प्रोफेशन जाना है, मुझे प्रोसेसों के बीच में रहना है। मैं तो एक गोल्ड माइन पे आके बैठ गया हूँ, मुझे इनके बीच में काम करना है। वो एक संग्रह मुझे आकर्षित किया कि बस ये मेरा एक जर्नी थी जो मैं पहुँच गया हूँ। दूसरा, जब मैं संग्रहालय का कॉन्सेप्ट देखा, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी भी तरह से कोई भी सरकार या कोई भी तरह का कॉन्सेप्ट ऐसे तैयार करेगा कि संग्रहालय को जस्ट एक स्टोरी बना देगा। पहले भी जो बताया कि संग्रहालय होते थे, एक सीमित दायरा रहता था, या तो घूमने आएंगे तो ठीक है, मूर्ति है, विष्णु का मूर्ति है, बुद्ध का मूर्ति है, देख के ठीक है, देख के चले गए, ये एक लिमिटेशन थी। यहाँ जो एक कहेंगे कि हमारा जो म्यूज़ियम क्षेत्र में एक आइकॉम संस्थान है जो वर्ल्ड के सारे संग्रहालयों को एक गाइडलाइन देता है कि आपको आगे कैसे करना चाहिए। तो उसमें अभी आई थिंक 2018-19 में एक दशक में वो उसमें आया था कि संग्रहालय समाज की सोसाइटी के रूप में काम करें, सोसाइटी जो है उसकी सेवा के रूप में काम करना चाहिए। उसको पूरी तरह से यहाँ अडॉप्ट किया गया, और जो चीज़ें यहाँ प्रदर्शित करने का जो एक प्रक्रिया थी, जो नीति प्रोसेस थी, जो प्लान था, वो मैंने कभी नहीं देखा। मैं यहाँ जब ज्वाइन किया था तो लगभग 11-12 साल में ऑलरेडी क्षेत्र में काम कर चुका था इस प्रोफेशन में, और बहुत दुनिया के देश के जितने संग्रहालय मैंने देखे हैं लगभग, चाहे वो IJNC के थ्रू या मैं पुरातत्व संस्थान की तरफ से गया था, वो देखे हैं। किसी भी सरकार ने किसी प्रोसेस को कैसे प्रदर्शित करना, उसके पहले प्रोसेस हम लोग क्या पहले था कि प्रोसेस लगा दिया, एक लेबल लगा दिया। अब यहाँ पहले प्रोसेस लगाने से पहले उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि हम ये यहाँ लगा क्यों रहे, एक्चुअली एक एनवायरनमेंट, उसका एक वातावरण तैयार करके, ताकि लगे जो दर्शक जा रहा है कि अच्छा। अब छोटा सा एग्जांपल दूंगा प्रागैतिहासिक काल से, क्योंकि मेरा काफ़ी क्लोज रहा है वो विषय। हम लोग प्रागैतिहासिक काल के पूरा सेक्शन बनाए, दीर्घा ए में है। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा अर्लीस्ट जो हमारे साक्ष्य हैं, एक तो जैसे मैंने सेल चित्र करवाया, उससे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं हम लोगों को, पत्थरों के औजार मिलते हैं जिनको हम स्टोन टूल बोलते हैं, वो शोकेस रहेगा वहाँ पे, लेबल उसकी उपयुक्ता के साथ उसका नाम दे दिएगा, उनके अलग अलग उपयुक्ता के साथ उनका नाम है,
हैंडेक्स है, क्लीवर है, वो दे दिया। इतना मैंने सोचा था। यहाँ उसका पीछे हम लोग चले गए, ये औजार बनाने वाला था कौन। तो जो हमारा मानव का जो उद्भव से लेके जो हमारा एवोल्यूशन की कहानी है, पूरा दीवार पे पूरा एक एवोल्यूशन की कहानी को एक ग्राफ बनाया, पिक्चर फोटोग्राफ की तरह। और वो कैसे कैसे हम कपी से लेके और आज हम होमो सैपियंस की जनरेशन में है, लाखों करोड़ साल जो लगे डेवलपमेंट, तो कैसे कैसे वो चेंज हुए। फिर उन्होंने उपयोगिता अपने हिसाब से पत्थरों को औजार बनाए, उनके साथ उनको प्रदर्शित किया जा रहा है। तो जो आम दर्शक है जिसने कभी इतिहास से लेना देना नहीं है, कम से कम सोचेगा ये मानव था जब इसने ये बनाया जी। दूसरा उसी में रहेगा कि अच्छा इसको उपयोग बनाने की तकनीक क्या थी, उपयोगिता बाद में बात करेंगे। तो बनाने की तकनीक क्या थी, वो क्यों बना रहा था, कैसे बना रहा था। तो इस पे भी एक बढ़िया से हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया। एक हमारे कर्नाटक से एक प्रोफेसर शांति पप्पू हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं कि औजार बनाने का एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजिकल थे, उनको बुलाया। एक उन्होंने सिंपल पत्थर लिया और वो दूसरे हाथ से औजार बना रहे हैं, स्टोन टूल बना रहे हैं, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बना के वहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो दर्शक स्टोन टूल देख रहे हैं, बनाने वाला देख रहे हैं, बनाता कैसे था वो देखेंगे। 3 सेगमेंट हो गए। चौथा उपयोगिता की थी, वो भी हम लोगों ने दिखाया है। तो उसको एक मेरे को औजार दिखाने के साथ साथ उसके चारों तरफ एक स्टोरी नरेट कर दी, तो उसको एंजॉय करेगा कि अच्छा प्रकृति से काल में ये सब होता था। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे और भी है, जैसे अब हम लोग उसमें एक दीर्घायु में जाएंगे तो बौद्ध और जैन के 2 अलग अलग सेक्शन बनाए हम लोगों ने, क्योंकि बौद्ध और जैन दोनों ही हमारे यहीं से उद्भव हुआ है, तो उनको एक इम्पोर्टेंस दिया। तो जैन को दिखाने के लिए पावापुरी मंदिर जो है उसका पूरा एक हम लोगों ने फसाड तैयार किया, दिखाया उसको पावापुरी मंदिर दिखता कैसे, प्रोजेक्टर चला दिया। उसके साथ में जो हमारा जैसे कहानी है उनके 24 तीर्थंकरों की कहानी होती है, तो वहाँ पे एक कंप्यूटर लगा दिया, ग्राफिक, आप टच करिए इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो जो ये है कि किसी चीज़ को स्टोरी के रूप में इतिहास को दिखाना, ये मैंने पहली बार बिहार संग्रहालय में देखा, जो मुझे आज भी लगता है कि बस यहाँ से आगे मुझे और सोचना नहीं, यहाँ पे काम करना, इसलिए दिल्ली से मैं यहाँ तक चला है। क्योंकि आपने एक ऐसा क्षेत्र चुना है जो बेहद अलग क्षेत्र है, बहुत कम लोग हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं या फिर इस क्षेत्र के बारे में जानकारियाँ रखते हैं। अगर आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो यात्रा है किस वक्त आपने शुरू की, कब डिसाइड कर लिया आपने कि एक ऐसा अनोखा क्षेत्र मुझे अपनाना है अपने जीवन में? जी, एक्चुअली अगर मैं आज जब वर्तमान यहाँ पे हूँ और अपने आप को मुड़ के पीछे देखता हूँ मैं कहाँ से मैंने जर्नी की, तो कभी कभी लगता है कि मुझे भी भरोसा नहीं होता। जैसे मैं अभी भी सपने में जो मुझे चाहिए था मैंने कभी मतलब यहाँ आऊँगा ये मुझे नहीं पता था। ऐसा लगता है कि एक मेरी स्क्रिप्ट थी, मुझे रोल दिया जा रहा था, मैं प्ले करता जा रहा हूँ उस शिद्दत से। जो मुझे रोल प्ले करना था उसमें ऑनेस्टली ईमानदारी से काम किया, मेहनत की। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि नहीं आगे नहीं बढ़ पाऊँ, तो चाहे वो भगवान को कहिए कैसे भी कोई पर्सन मेरे साथ जुड़ता चला गया, उसकी छवि ने मुझे कि वो एक आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया। शुरुआत करेंगे मैं जहाँ सांची मेरा जो घर है रायसेन जिले मध्य प्रदेश में, वो दुनिया में फेमस है, और जहाँ पे विश्व धरोहर जो सांची बौद्ध स्तूप है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मेरा घर उसी के आसपास में ही है, उसके सामने ही आसपास में रहता हूँ। और मेरे पिताजी सांची संग्रहालय में थे, तो बचपन से आना जाना खेलना इनमें, तो जो पुरातत्व क्षेत्र में थे तो वहाँ पे जाना, ऐसा कोई रुचि नहीं हो कि ये भी कुछ होगा आगे हम इसमें जाएंगे, कभी नहीं था। इवन अब तक ग्रेजुएशन तक भी मेरे का कभी नहीं था कि ऐसा भी कोई प्रोफेशन होता है जिसमें आगे मुझे मौका मिलेगा। ग्रेजुएशन किया एक बात के लिए, फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि आगे करना क्या है, वो कैसे जाना है, कुछ पता नहीं चल रहा था। क्योंकि गांव से कहेंगे या मेरे घर में भी, तो मैं पहला एक वहाँ से निकला था कि कॉलेज की लाइफ को हम लोगों ने आगे कॉलेज में गया था। इससे पहले बहुत कम लोगों शिक्षा को प्राथमिकता इतना नहीं दी थी। तो ऐसे ही घूम रहे थे, एक दिन पिताजी के साथ हम संग्रहालय घूमते हुए गए, तो वहाँ पे एक उनके कलीग थे, उन्होंने बोला कि देखिए बच्चा ये नहीं तो ये कर लीजिए, एमए आप इसमें आर्कियोलॉजी में करिए, आगे मौका मिलेगा। चलो कुछ नहीं कर रहे तो करते हैं, कर लिया, भोपाल जाके एमए किया। अब क्या करना है, एमए जब किया तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट को हमको घुमाया गया, उत्खनन दिखाया गया, ये चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट वहाँ पे शुरू हो गया था। मिट्टी नीचे से खोद के कुछ निकल रहा है और उसका इतना इम्पोर्टेंट है और उसमें इतना इज्जत है, लोग उसको पैसा नौकरी भी दे रहे हैं और उसको, तो वो कहीं ना थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ। उसी बीच में एक जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से एक गए थे असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, मुझे आज भी उनका नाम याद है क्योंकि उन्होंने मेरा एक टर्निंग पॉइंट था जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, शंभुनाथ करके हैं थे, सॉरी।
उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन, तुमने एमए कर लिया, अब तुमको आगे जाना है और ये दिल्ली में संस्थान है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट होना है ताकि आप हमारे जैसे ऑफिसर बन के आओ। मेरे पिताजी वहाँ छोटे कर्मचारी थे, तो ऑफिसर बनने का था और ऐसी क्षेत्र में जाना है, तो कहीं लगा मेरे पिताजी को बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं ऐसा करूँगा। बस उस दिन मेरा जुनून चालू हो गया, दिल्ली के लिए, चयन के लिए बढ़ लिए। इससे आने से पहले बहुत सारे स्थलों पे उत्खनन किया, सांची किया, भीमबेटका जो मैं बता रहा था वहाँ पे कम से कम 1.5 साल मैंने वहाँ उत्खनन किया, एक गुफा के अंदर, जी। वो जंगलों में रह के किया था। तब मैंने वहाँ पे जो आप शैल चित्रकला का बोल रहे हो आपका, वहाँ मेरा एक कहेंगे कि एक इंटरेस्ट कहिए, जो भी कहिए, कि मेरे सामने ही नेचर के थ्रू, प्रकृति का जो भी रहा, बारिश और धूप से एक पूरे पेंटिंग को ख़त्म होते हुए मैंने आँखों से देखा। वहाँ उस पर भी काम करने का एक रुचि हुआ। तो 1.5 साल वहाँ काम करने के बाद हम आए वापस, दिल्ली में मेरा चयन हो गया। दिल्ली जब आके 2 साल हम लोगों ने ट्रेनिंग किया। जब दिल्ली में जो 2 साल ट्रेनिंग किया, इसके बाद मुझे आर्कोलॉजी के अलावा दूसरी चीज़ दिखी नहीं। अब मुझे और कुछ हो नहीं सकता मेरे से। यही संस्थान के बाद फिर कुछ संग्रहालय में काम किया, फिर आईजीएनसी में जो मैंने बता रहा शैल चित्रकला का, तो जो बहुत सारे महान हस्ती हैं उनके साथ काम करने का ये है कि अगर मेरे में उस संग्रहालय और पुरातत्व से, जो उत्खनन से मेरा रुचि था, जो बढ़ता चला गया एक बीमारी की तरह कि अब और कुछ नहीं हो सकता, अगर वो मेरे पास रुचि नहीं होती, तो ऐसे फेस आए थे मेरी लाइफ में कि नहीं बस और पढ़ाई करके कोई और नौकरी करो, निकलो जी। चाहे वो इस प्रोफेशन में कहिए। तो एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम लोग कर्नाटक में वारंगल डिस्ट्रिक्ट में एक इसका अभिलेखन रॉक आर्ट के डॉक्यूमेंटेशन के लिए गए थे, और पर डे लगभग 150 किलोमीटर 300 किलोमीटर अंदर हमको जंगल में जाना होता था। एक साइट था जिसमें पर डे हमको 6000 फीट 7000 फीट ऊपर चढ़ना है, रास्ता नहीं है, बनाना, ऊपर जाना है 3 दिन तक। फर्स्ट डे हम लोग करके आए, दूसरे दिन गए तो हमारा 15 लोगों का टीम था जिसमें सारे प्रोफेसर थे। जाके जस्ट आधे रास्ते पहुँचे तो वहाँ के हम लोग क्या करते, लोकल लोगों को इन्वॉल्व करते थे। वो आगे जाके देखेंगे रास्ता साफ़ है, एनिमल कुछ नहीं है, हम लोग वापस चलते थे। वो दौड़ के भाग के आए कि सर जंगलियों का एक जो हाथियों का ग्रुप है और बच्चों के साथ है, बच्चों के साथ होता तो वो किसी को पीछे अगर देख लिया तो आपको हार्म कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। तो हम लोग, वो मेरा आज भी वाक्य याद है, 11:30 से 5:30 तक हम पेड़ों के नीचे बस सिंगल सांस में हम लोग बैठे रहे, कहीं नहीं जाना, और 5:30 बजे पैक किया, ऊपर नहीं गए, वापस चले गए। मीन्स इस प्रोफेशन में लाइफ का बहुत ज़्यादा सिचुएशन आएगी जहाँ आपको एक ना करने का मन करेगा, लेकिन अगर रुचि था, करना था, सो अब आपके सामने बैठे। जी बिल्कुल, रुचि था, दृढ़ निश्चय था और मेहनत भी थी इसके जी, पीछे। जी। आपने बहुत सही बात आपने कही कि चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं, कई बार ऐसी चुनौतियां आती हैं और कई बार तो जान की बाजियां भी लग होता जाती है। हैं, और उस वक्त वाकई इच्छा करता है कि अब हम इस क्षेत्र को छोड़कर किसी और क्षेत्र में आ जाएं। मगर बहुत सारे आपके ही जैसे हमारे दर्शक भी हैं और बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जो चाहते हैं इस क्षेत्र में आना और रुचि भी रखते हैं। उनके लिए क्या कुछ संदेश देंगे और क्या कुछ प्रक्रियाएं हैं, क्या कुछ प्रोसेस है इस क्षेत्र में आने का, उसके बारे में बताएं। दर्शकों को जो भी नए छात्रों को बताना चाहूँगा कि मुझे लगता था जब तक मैं आया था इस क्षेत्र में उतना रोजगार, उतना प्रोफेशन इतना नहीं था जी। लेकिन आज म्यूज़ियम और संग्रहालय क्षेत्र में तो इतना ज़्यादा प्रोफेशन हो गया है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत सारा इन्वॉल्व हो गया है, वो म्यूज़ियम बनाने में, डॉक्यूमेंट करने में, डॉक्यूमेंट्री बनाने में, ग्राफिक बनाने में। तो आप अगर इस क्षेत्र में अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप संग्रहालय तक भी, अगर संग्रहालय तो आपका फर्स्ट टारगेट होना ही चाहिए जी। आप संग्रहालय में, क्योंकि आगे आपको ही ये सब संभालना है, जो भी नई जनरेशन है आपको सीखना है। तो आपको संग्रहालय फर्स्ट, कि मुझे संग्रहालय में जाके ये करना है या पुरातत्व में जो काम करना है। अगर उसके साथ साथ बहुत सारी ब्रांचेज आज खुल गई हैं तो इस प्रोफेशन को अपनाएंगे तो आपको कभी निराशा नहीं होगी। हाँ, ईमानदारी से मेहनत करना होगी, मेहनत के साथ साथ आपको रुचि कभी ख़त्म नहीं करना है, उस पर काम करते रहना और अपने मन से काम करना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका साथ ज़रूर देगा। मुझे भी बोलता हूँ, जहाँ से मैं जर्नी चालू किया था, अगर मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं किए होते तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँचता। और उन लोगों ने सपोर्ट किया जिनको मैं कभी किताब पढ़ता था, तो उनकी जो छवि, मैं तो उनको सुनते चेहरा देखता था, ये आदमी, ये पर्सन है जिनको मैं किताब पढ़ पढ़ के यहाँ पहुँचा हूँ। वो एक कहीं कहीं नहीं से आपके अंदर आत्मबल को सपोर्ट करेगा, आप जर्नी चलती जाएगी, आगे बढ़ते जाएंगे। यही आप आगे कर सकते हैं। जी। बाकी इस क्षेत्र में जो करना चाहते हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जो कि म्यूज़ियम और म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा दे रहे हैं। दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली नेशनल म्यूज़ियम है, और यूनिवर्सिटी वगैरह में भी बहुत सारे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का तो अपना संस्थान है ही,
दक्खन कॉलेज में है, राजस्थान में है। तो वहाँ से अपना डिप्लोमा करके आप इस क्षेत्र को अपना सकते हैं, आगे कार्य कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे स्कोप हैं इस क्षेत्र में भी, जी। और आपसे बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं। अगर मैं बात करूँ रुचि की, आपने कहा कि रुचि होना बहुत ज़रूरी है, और इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि आप किसी भी में। क्षेत्र में काम जी, कर जी। रहे हैं, कार्यरत हैं, तो अगर आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर आपकी उस जॉब में रुचि नहीं है, तो आप बेहतर कभी नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं। हाँ, एक नौकरी के रूप में आप उसको ज़रूर कर सकते हैं। रुचि की बात हुई है तो आपने कहा कि शुरुआत में आपकी रुचि नहीं थी, मगर पढ़ते वक्त, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानते वक्त आपकी जो रुचि है वो अपने आप डेवलप करती चली गई। तो अगर मैं बात करूं इतिहास की, हम लोग बार बार दर्शकों से भी ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम पीछे की ओर जाते हैं दर्शकों, मगर इतिहास केवल पीछे जाने का नाम नहीं है। हम पीछे इसीलिए जाते हैं, इतिहास में इसीलिए जाते हैं ताकि हम अपने भविष्य में और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। आप क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, इतिहास अगर हम हमारे पूर्वज को अगर हम लोग नहीं एक्नॉलेज, उनका इतिहास की जानकारी नहीं होगी कि उनके पास क्या था, उसी के बाद उसी के आगे तो हम अपना फ्यूचर तैयार करेंगे। हम लोग पास नहीं देखेंगे तो फ्यूचर डेवलप कैसे करेंगे? चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, जो भी जैसा भी रहो, आप उसको सीखेंगे, उसी अकॉर्डिंगली आप अपना फ्यूचर तैयार कर पाएंगे। तो ये इतिहास हमेशा हमारे आगे भी, चाहे फ्यूचर में जो भी करना है, आपको उसको अपना रोल मॉडल उसको देख के ही आगे काम करना होगा, तो आपको सपोर्ट मिलेगा, फ्यूचर में सफलता भी मिलेगी। जी, फ्यूचर में सफलता मिलेगी, और अध्ययन में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है, मददगार साबित होता है जब हम इन सारी चीज़ों को जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, पुरातत्व के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेते हैं। बिहार म्यूज़ियम की हमने चर्चा की, और भी सारे म्यूज़ियम्स को हमने आम तौर पर भी उनके बारे में भी बातचीत हमने की, इतिहास के बारे में हमने बातचीत की। अगर मैं बात करूँ इस विषय की, अगर मैं बात करूँ उन लोगों के बारे में जो एक रुचि के रूप में एक म्यूज़ियम जाते हैं घूमने, और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही होती हैं, चूँकि बिहार म्यूज़ियम में तो गतिविधियाँ भी होती रहती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक विस्तृत रूप है जानकारी का, वहाँ मिल जाता है उन लोगों को। अगर मैं बात करूं आपसे, आपने बहुत सारे अलग अलग जगहों पे आपने कहा आपने कार्य किया, लगभग सारे म्यूज़ियम में आपने काम किया है, तो किस तरीके से ये जो है, ये म्यूज़ियम जो है वो बहुत ही अलग है, और केवल विशाल नहीं है बल्कि ये वृहद है। अगर जानकारियों के रूप से भी कहूँ तो ये वृहद है। किस तरीके से और सारे म्यूज़ियम से ये बहुत ज़्यादा अलग नज़र आता है? इसी में जोड़ना चाहूँगा मैडम, जैसे कहा कि इतिहास हमको सपोर्ट करता है जी। आगे बढ़ने के लिए। बिहार म्यूज़ियम एक ऐसा संस्थान बन गया है कि जैसे हमारा नालंदा कभी यूनिवर्सिटी था, जो कि देश विदेश के लोग उसमें सीखने, एजुकेशन के लिए आते थे। बिल्कुल। अब संग्रहालय ने वो बेंचमार्क, जो परंपरा थी, जो इतिहास में परंपरा चलाई, बिहार से इस क्षेत्र से लोग सीखने आते थे, जो करते, उस संग्रहालय ने एक मानक सेट कर दिया है। लोग अब संग्रहालय आते हैं, उससे सीख के अपने संग्रहालय में काम करना चाहते हैं। इवन हम लोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ही बताना चाहूँगा, जो कि हमारे इस क्षेत्र में काम करने के लिए उनको बोला जाता है कि दे आर एक्सपर्ट। वो लोग भी यहाँ आए हम लोगों से सीखने के लिए, डॉक्यूमेंट करके गए कि एक्चुअली संग्रहालय बना कैसे, क्या है उसमें ऐसा जो देश में इसका नाम जा रहा है। तो ये हम लोगों को जो एक होता है कि उसने एक मानक बेंचमार्क सेट कर दिया बिहार संग्रहालय ने, कि अब आपको, जैसे पहले ही बनाया कि संग्रहालय ने जो ये बनाया बिहार संग्रहालय, एक तरह से क्रांति, एक रेवोल्यूशन, एक नया चेंज लाया है जी। कि संग्रहालय अब ऐसा बनना चाहिए। जी बिल्कुल। तो लोग अब उसको सीखे कि अब इससे आगे कैसे जाना है, तो लोग उसको सीखने आ रहे हैं। जी, बिहार संग्रहालय अपने आप में एक मानक बन चुका है, एक बेंचमार्क बन चुका है, और बहुत सारी आपने जानकारियाँ दी, केवल बिहार संग्रहालय के बारे में नहीं, इस क्षेत्र के बारे में भी बहुत सारी जानकारी आपने दी, अपने ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातचीत आपने साझा की हमारे साथ। आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2 मिनट देंगे तो मैं और इस दूरदर्शन और आपकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जी ज़रूर। क्योंकि जिस तरह से आपने एक श्रृंखला चालू की इतिहास पुरातत्व संग्रहालय का, वो बहुत अच्छा है, और अच्छा कार्यक्रम इस श्रृंखला को आगे भी रखें। मैं इतना ही बताना चाहूँगा, जो मीडिया है, जो मेरा समाज, जो इतिहास पुरातत्वविद है, उनका जो जो चीज़ें हैं, शोध है, मुझे समाज के पास पहुंचाना जी, है। और इससे बेहतर माध्यम आपको, जो आप ब्रिज का काम कर रहे हैं, मैं गंगा के इस साइड हूँ, आप ब्रिज हैं, उस साइड समाज है, तो जो आपने श्रृंखला चालू की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, वक्त हो चला है आपके प्यारे प्यारे पत्र हम तक पहुंचा देने का, तो चलिए फटाफट से उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम, या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा पता।
हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।